हेलो दोस्तों, मेरे 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, मैं इंद्रजीत सिंह। हम जो 10वीं का सामाजिक ज्ञान का पहला लेसन पढ़ रहे हैं उसके आज 5वें वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मुझे आशा है कि आप इन लॉकडाउन का उपयोग अध्ययन में कर रहे होंगे कि आपके अभी 2 एग्जाम बाकी है और जिसमें हमारे सामाजिक अध्ययन का भी महत्वपूर्ण पेपर है। और इस क्रम में हम मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे थे। पहले लेसन में मौर्य साम्राज्य में लगभग अशोक हो चुका था। अशोक के बाद हमने उसके शासन व्यवस्था पढ़ी थी। शासन व्यवस्था के बाद आज हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था में हम पहली चीज हमें ये याद रखनी है कि जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो राजा होता था। कोई भी कैसा भी मामला हो अंत में राजा के पास आना अनिवार्य था। अगर वो निचले स्तर पर उसका सुधार नहीं होता है तो अंतिम उस न्यायालय जो था वो राजा का दरबार होता था और राजा के पास व्यक्ति को आना होता था। उसके और सबसे सर्वोच्च जो न्यायालय था वो राजा न्यायाधीश था, वो राजा था। और सबसे निचले स्तर पर थे जिन्हें ग्राम न्यायालय कहा जाता था, जिन्हें बाद में पंचायत भी कहा जाने लगा, जिन्हें बाद में राज्य मंडली भी कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ पर ग्राम न्यायालय कहा गया। और ग्राम न्यायालय में जो न्याय करते थे उन अधिकारियों को ग्रामीणी या ग्राम वृद्ध कहा जाता था, जो अक्सर गांव का ही व्यक्ति होता था और वृद्ध व्यक्ति होता था। और पंच मिलके उस फैसले को करते थे। लेकिन जो प्रधान होता था उसे ग्रामीणी या ग्राम वृद्ध कहा जाता था। इसके अलावा 2 अन्य न्यायालयों का भी उल्लेख मौर्य प्रशासन में किया जाता है जिसमें न्याय का कार्य किया जाता था। एक न्यायालय का नाम है धर्मस्थली। धर्मस्थली जो है उसके न्यायाधीश को कहा जाता था व्यवहारिक। देखिए नाम याद रखना है आपको। धर्मस्थली 2 प्रकार के न्यायालय हैं। एक है धर्मस्थली और धर्मस्थली के जो न्यायाधीश है उसको कहा जाता है व्यवहारिक। जो धर्मस्थली था यहाँ पर दीवानी मामलों के निपटाने का कार्य किया जाता था। दीवानी से आप समझ लीजिए जमीन जायदाद का मामला है, पैसे का मामला है, उस प्रकार के कार्य दीवानी न्यायालय में व्यवहारिक नामक न्यायाधीश जो होता था धर्मस्थली न्यायालय में इसका कार्य किया जाता था। इन मुकदमों को सुना जाता था। दूसरा न्यायालय है कंठक शोधन। कंठक शोधन के न्यायाधीश को कहा जाता था प्रदेष्टा। ठीक है। और प्रदेष्टा जो न्यायाधीश होता था वो फौजदारी मुकदमे निपटाता था, जैसे चोरी, नकबजनी, इसके अलावा किसी की हत्या है, इस प्रकार के अंग भंग कर देना है, इस प्रकार के मामले जो है वो फौजदारी में आते थे। और प्रदेष्टा जो न्यायाधीश था वो कंटक शोधन नामक न्यायालय में इन मामलों को निपटाता था। 2 न्यायालय हो गए, धर्मस्थली और कंटक शोधन। धर्मस्थली के प्रधान को कहते हैं व्यवहारिक और वहां पे दिवाली मामले निपटाए जाते थे। कंटक शोधन जो है उस न्यायालय है उसके न्यायाधीश को कहते थे प्रदेष्टा। और प्रदेष्टा जो था वो फौजदारी मामलों में न्याय प्रदान करता था। इसके अलावा नगर के न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। महत्वपूर्ण आएगा क्वेश्चन बन सकता है कि नगर न्यायाधीश को कहा जाता था व्यवहारिक महामात्र और जनपद के न्यायाधीश को कहा जाता था राजूक। यहाँ कई जगह पे रज्जुक शब्द भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है? तो राजा है। और सबसे नीचे स्तर का न्यायालय कहाँ पे है? तो गांव में है। और गांव के न्यायाधीश को ग्रामीणी या ग्राम वृद्ध नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा धर्मस्थली और कंठक शोधन नाम के भी जो न्यायालय होते थे जिसमें क्रमशः व्यवहारिक और प्रतिष्ठा नामक न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी मामलों को निपटाता था। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र और जनपद न्यायाधीश को राजूक कहा जाता। इस प्रकार की न्याय व्यवस्था मौर्य प्रशासन में इस्तेमाल की जाती थी, मौर्य प्रशासन में काम में ली जाती थी। फिर बात करते हैं मौर्यकालीन समाज की। मौर्यकालीन समाज की जो जानकारी है हमें कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है या इंडिका से मिलती है, जो मेगास्थनीज की पुस्तिका है। जो हमने पहले बात कर ली है कि इंडिका जो है वो हमें मूल रूप से मौजूद हमको प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उसके जो उद्धरण है वो परवर्ती लेखकों की पुस्तकों में है। इसीलिए हम बात कर सकते हैं कि ऐसी कोई पुस्तक रही होगी। और जैसा कि हमने कल बात की थी कि मेगास्थनीज की इंडिका जो है उसका प्रकाशन फिर स्वानबेग ने बाद में उद्धरणों को संकलित करके किया है। पर फिर भी बात करते हैं समाज की, तो समाज में कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखता है कि मौर्य समाज जो समाज था वो पूर्णतः ऋग्वेदिक समाज की कॉपी हुआ करता था। मतलब ऋग्वेदिक समाज में समाज के 4 भाग होते थे या समाज में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौटिल्य भी ये कहता है कि यहाँ पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, लेकिन कुछ वर्ण मिक्स भी हो गए थे, आपस में सम्मिलित भी हो गए थे, उनकी जानकारी मिलती है। पर पूर्णतः मोटे तौर पर जो समाज था वो 4 भागों में विभक्त था।
4 भागों में विभक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके कार्य लगभग वही थे जो ऋग्वेदिक काल में थे। ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना, शिक्षा लेना, दान देना, दान लेना, अध्ययन अध्यापन आदि कार्य किसके होते थे? तो ब्राह्मण के होते थे। क्षत्रिय का कार्य था दान देना, टैक्स लेना, रक्षा करना, राज्य करना। और वैश्य के कार्य थे व्यापार वाणिज्य करना, कृषि करना। और शूद्र के कार्य थे इन चारों की सेवा करना। ये कार्य जो है वो कौटिल्य ने बताया था। कौटिल्य अपनी पुस्तक में कहता है कि दास व्यवस्था है, ठीक है, दास व्यवस्था कौटिल्य कहता है। और समाज कितने भागों में विभाजित है? तो 4 भागों में विभाजित है, लेकिन कुछ वर्ण संकर भी पैदा हो रहा है, इस का उल्लेख कौटिल्य अपनी पुस्तक में करता है। बाद में मेगस्थनीज जो है अपनी पुस्तक और इसमें इंडिका में मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में विभाजित मानता है। कितने भागों में? 7 भागों में। अब कौन कौन से? तो वो कहता है, हमने एक को बनाया डी के जीविका निया। तो एक है दार्शनिक, एक है किसान, किसान सर्वाधिक, किसके अनुसार? मेगस्थनीज के अनुसार किसान सर्वाधिक। ग्वाला, व्यापारी, कारीगर, निरक्षर और अमात्य। मेगस्थनीज भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित बताता है। उसके स्थान पर कौटिल्य कितने भागों में बताता है? 4 भागों में बताता है। कौटिल्य कहता है कि भारत में भारत में दास है, उसी के स्थान पर मेगस्थनीज ये कहता है कि दास व्यवस्था नहीं है। देखो, एक समय के 2 लोग दोनों अलग अलग बातें कर रहे थे। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि दास व्यवस्था तो कौटिल्य के अनुसार थी और वास्तव में भारत में दास व्यवस्था थी, लेकिन दास व्यवस्था मेगस्थनीज मना करता है। इसका सीधा सीधा सा कारण यह है कि जो मेगस्थनीज यूनान का था और यूनान में जो दासों की बदतर स्थिति थी वो स्थिति भारत में नहीं थी। भारत में यूनान की अपेक्षाकृत दासों की स्थिति बड़ी जानदार थी। इसीलिए मेगस्थनीज जो दासों में और घर के सदस्यों में अंतर नहीं कर पाया, इसलिए मेगस्थनीज कहता है कि दास प्रथा नहीं है, जबकि कौटिल्य दास प्रथा को हाँ कहता है कि दास प्रथा थी। इसके बाद जो मौर्य काल है वहां पर महिलाओं की स्थिति स्मृति काल से थोड़ी सी अच्छी है। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में अचानक गिरावट आती है, लेकिन वो गिरावट जो है वो स्मृति काल आते आते और खराब और ज्यादा बदतर हो जाती है, महिलाओं की स्थिति दयनीय हो जाती है। किंतु मौर्य काल में थोड़ी सी स्थिति में सुधार होता है। सुधार के हम कुछ लक्षण देख सकते हैं, जैसे नियोग प्रथा जो ऋग्वेदिक काल में थी उत्तर वैदिक काल में दिखनी बंद हो जाती है, लेकिन मौर्य काल में नियोग प्रथा वापस दिखने को मिलती है। और साथ ही पुनर्विवाह, महिला को पुनर्विवाह का अधिकार जो है वो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर, एक तो नियोग प्रथा और एक पुनर्विवाह। ये हमारा मौर्य काल हमने पूर्णतः इसको पढ़ा है पूरी तरीके से। एक इसमें चैप्टर और बाकी रहता है जो अशोक के स्तंभ का। स्तंभ में हम जब कला की बात करेंगे उसमें अंदर बात करेंगे। फिर बात करते हैं हम शुंग काल की। देखिए, अशोक जो मौर्य काल है, मौर्य काल के बाद शुंग काल आता है। शुंग काल का जो टाइम है वो 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक है। 185 से 73। संस्थापक जो है इसका पुस्तक के अनुसार 185 है, ये ध्यान रखना। इसका संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, जो कि सेनापति उपनाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति है? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति है, इसीलिए उसको सेनापति उपनाम से पुकारा जाता है। एक दिन ऐसा कहते हैं कि सेना के निरीक्षण के दौरान इस पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और बृहदत्त की हत्या करने के बाद शुंग राजवंश की स्थापना की। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त को मारकर उसने शुंग वंश की स्थापना की है। शुंग वंश जो है वो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान का काल है, इसको आपको जानना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि शुंग वंश क्या है? ब्राह्मण जो धर्म है उसके पुनरुत्थान का काल है। क्योंकि मौर्य काल में बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रधानता दी गई, लेकिन शुंग काल में वापस ब्राह्मण धर्म को प्रधानता दी गई और पौराणिक धर्म की पुनर्स्थापना का काल है। इस वंश का अंतिम शासक है देवभूति। देवभूति नामक अंतिम शासक को उसी के सेनापति, उसी के अमात्य वासुदेव ने मार डाला और वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। शुंग वंश हमने मौर्य काल पढ़ा, मौर्य काल के बाद हमने शुंग काल पढ़ा। अब इसके बाद कर्ण आता है, लेकिन हमारी पुस्तक में कर्ण नहीं है, सीधे सातवाहन है। हम सातवाहनों की बात अगले वीडियो